हम लोग क्या पढ़ेंगे? भूकंप। भूकंप क्या होता है? हाँ, जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो हलचल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप। तो पृथ्वी के अंदर हम लोग ऊपर पट्टी में जहाँ पे रह रहे हैं और कई सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। प्लेट की जो गति होती है 3 प्रकार की गति होती है। मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है और इसका गति क्या है? इधर है, इसका गति इधर है। ठीक है। दूसरा मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, इसका गति इधर है, इसका गति इधर है। ठीक है। तीसरा प्लेट देखिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। 3 कंडीशन है ना? 3 कंडीशन। ये पहला कंडीशन जो आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए 2 प्लेट यहाँ आपस में जुड़ा हुआ था और ये प्लेट इधर खिसक रहा है और ये प्लेट इधर खिसक रहा है। तो इसके बीच में क्या गैप बनेगा ना? जब इसके बीच में गैप बनेगा तो यहीं से मैग्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? मैग्मा। और जब इस तरह का सिचुएशन होगा, जब प्लेट एक इधर जाएगी, इस तरह प्लेट इधर जाएगी, तो आप बताइए यहाँ पे भूकंप आएगा कि यहाँ ज्वालामुखी होगा? ज्वालामुखी होगा। और ज्वालामुखी तेजी से होगा तो वहाँ आसपास भूकंप भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्या होगा? ज्वालामुखी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आइए, एक प्लेट इधर जाएगा, एक प्लेट इधर आएगा। ये कंडीशन जब बनेगा ना, यहीं पे आता है भूकंप। ये किस प्रकार कंडीशन है? भूकंप का। अभी हम लोग यही पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब एक प्लेट इधर से आएगा, एक प्लेट इधर से आएगा, बीच में कोई चीज रहेगा और जब इधर से दोनों प्लेट टकराएगी तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ऊपर और ये बनेगा पर्वत। ये क्या बनेगा? पर्वत। अभी हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है? जब 2 प्लेट आपस में टकराती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो कंपन होता है, हलचल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप। अभी हम लोग पृथ्वी को देखेंगे, पृथ्वी की बनावट, आंतरिक संरचना, इसलिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ जो भी बात होगा पृथ्वी के अंदर ही होगा। पृथ्वी के अंदर हलचल होगा तो उसी से ज्वालामुखी भी बना है। पृथ्वी के अंदर हलचल हो रहा है, उसी से क्या आ रहा है? भूकंप भी आ रहा है। तो पहले पृथ्वी को देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। इसका एक क्या है? केंद्र है ना? और समझिएगा, भूकंप में जिस जगह पर पृथ्वी के अंदर पे यहाँ पे प्लेट टकराया और जहाँ पे पहली बार कंपन हुआ, पृथ्वी के हम अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग धरती के ऊपर सतह पर है ना, तो हम लोग ऊपर पट्टी पे हैं, तो हम लोग ऊपर पट्टी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर में जहाँ पे पहली बार अनुभव हुआ, यहाँ पे कंपन हुआ, उसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। भूकंप का केंद्र कहाँ होता है? पृथ्वी के सतह के ऊपर कि पृथ्वी के सतह के नीचे? पृथ्वी के सतह के नीचे। दूसरा, जैसे यहाँ पे कंपन हुआ तो यहाँ से तरंग उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? तरंग। अब यहाँ से जो तरंग उत्पन्न हुआ है, ये तरंग उत्पन्न होने के बाद पृथ्वी का सतह किधर है? इधर की ऊपर है ना? ऊपर। जहाँ पे सबसे पहली बार ये जाएगा, जाने के बाद पृथ्वी के सतह पर पहली बार जहाँ पे मान लीजिए यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है ना? हर जगह जाएगा। जब तरंग ही है तो तरंग तो हर जगह जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जहाँ पहुँचेगा ना, सबसे पहले जहाँ पे पहुँचेगा उसको कहते हैं अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। अधिक केंद्र कहाँ होता है? पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर। नेक्स्ट बताइए, केंद्र कहाँ होता है? पृथ्वी के नीचे। अब यहाँ पे जो तरंग, ये दोनों बात क्लियर हो गया ना आप लोग का? केंद्र समझ गया, अधिक केंद्र समझ गया ना? नेक्स्ट आपका आता है तरंग। अब यहाँ पर जो कंपन हुआ, यहाँ पे 3 तरह का तरंग उत्पन्न होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। एक जो पहले उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्राथमिक तरंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव। इसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा होता है उसको कहते हैं एल तरंग या सतही तरंग। सतही तरंग। ठीक है। अब पहले पॉइंट समझिएगा। तरंग यहाँ अभी 3 प्रकार का पढ़े हैं। 3 प्रकार में से
ये दोनों तरंग का क्वालिटी एक होता है, इन दोनों इसका तरंग का क्वालिटी क्या होता है, अलग होता है। ये दिमाग में पहले बैठाइए, उसके एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझिएगा। ऐसे तीनों का काम अलग अलग है, ठीक है। अब समझिएगा, कई मूवी देखे हैं, मूवी में जब फिल्म शूटिंग होता है तो हीरोइन के आगे में जब उसका सीन लिया जाता है तो उसके आसपास क्या क्या रहता है, पंखा रखा जाता है ताकि उसका बाल क्या हो, लहराता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हवा गया, हवा जाने के बाद हवा के द्वारा कंपन हो रहा है, उसके बाद हवा जाने के बाद उसका बाल क्या हो रहा है, कंपन कर रहा है। एक बार बाल कंपन कर रहा है, एक बार कंजी से हो रहा है, हवा से हो रहा है ना। एक बार बॉडी कंपन कर रहा है, एक बार सिर्फ क्या हो रहा है, हवा के द्वारा कंपन हो रहा है। तो बॉडी के द्वारा कंपन जो हो रहा है ना, वो क्या है, पी और एस। पी और एस का मतलब ये है कि ये अपने आप होता है, ये इसमें किसी की जरूरत नहीं होता। ये कहाँ हो रहा है, सतह पर। ये कहाँ हो रहा है, सतह पर। अब इसको समझिएगा, जो हमारा प्राइमरी तरंग है ये सबसे पहले आती है, ये सबसे पहले आती है। सबसे पहले क्यों आती है इसको समझिए। जो हमारा प्राइमरी तरंग है इसका स्पीड होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तीनों को बढ़िया समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। दूसरा जो आपका है सेकेंडरी वेव, इसकी स्पीड होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तीसरा जो आपका है एल, इसका होता है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पहला कितना है, 8 किलोमीटर, दूसरा 4 किलोमीटर, तीसरा 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से जो तरंग निकला है, तीनों तरंग तो निकला होगा एक के साथ, तो बताइए सबसे पहले आपके पास कौन पहुँचेगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वही नहीं पहुँचेगा। तो सबसे पहले आपके पास आएगा पी तरंग, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा एल तरंग। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट समझिए, जो पी तरंग होती है वो ठोस में भी गमन करता है, द्रव में भी गमन करता है और गैस में भी गमन करता है। तीनों में कहीं भी चला दीजिए वो चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो एस तरंगे हैं वो केवल और केवल ठोस में गमन करता है, केवल और केवल ठोस में गमन करता है। जो एल तरंग होता है वो केवल सतह पर ही गमन करता है। कहाँ पे, सतह पर ही गमन करता है, वो ज्यादा दूर तक गमन नहीं करता, केवल सतह पर ही गमन करता है। फिगर में आपको दिखाएंगे, समझ जाइए, सतह पर ही गमन करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करता है पी तरंग, सिर्फ ठोस में गमन करता है एस तरंग, और सतह पर गमन करता है एल तरंग। जो आपका ठोस, द्रव, गैस यदि इसमें गमन करता है, इसकी जो चाल होती है ये अनुदैर्घ्य होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिए। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। जो एस तरंग होती है ये इसका आता है अनुप्रस्थ। क्या होती है, अनुप्रस्थ। ये एल तरंग का भी होता है अनुप्रस्थ, ठीक है। जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग, सॉरी ये वाला अनुदैर्घ्य तरंग, ये जो कंपन करता है ना, देखिए कैसे कंपन करता है। जैसे मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके मान लीजिए बहुत सारा यहाँ पे पदार्थ, क्या जितना पृथ्वी के अंदर का चीज है कंजी से बना, एक कण से मिलकर बना होता है ना, बहुत सारा अंदर में कण है, और उस सब कण के बीच में इसका जो होता है ये समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर। माने यहाँ से है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे, कैसे बताएं आपको, मान लीजिए ये कण है और ये भी कण है, ठीक है। और इसका जो ये होता है क्या कि इसमें ऐसा करके बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है, ये भी पदार्थ है, ये भी क्या है, पदार्थ है। और इसमें जो होता है ये मारता है इसको धक्का, ये क्या करता है, इसको धक्का मारता है, धक्का मारता है, धक्का मारने के बाद हल्का सा हिलता है, फिर अपनी जगह पर आ जाता है। तो इससे नुकसान ज्यादा होगा कम होगा, नुकसान बहुत कम होगा। मान लीजिए 10 किताब को आप ऐसे खड़ा कर दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक खड़ा कर दीजिए 10 किताब को, और पीछे से धक्का मारिए तो क्या होगा, हल्का सा झुकेगा, फिर अपने जगह पर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मान लीजिए धरती है, जब धक्का लगा धरती उलट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा, जैसे धक्का लगा थोड़ा सा झुकेगा, फिर अपने जगह पर आ जाएगा। तो कभी भी देखिएगा भूकंप जब आता है तो उसका पहला झटका जो होता है खतरनाक नहीं होता, पहला झटका खतरनाक नहीं होता। पहला झटका इसलिए खतरनाक नहीं होता है क्योंकि वो अनुदैर्घ्य तरंग की तरह कार्य करता है और उसके समांतर काम करता है। झटका जो लगता है ऐसे लगा, हल्का सा झटका लगा, फिर अपने जगह पर आ जाता है, इसलिए नुकसान नहीं होता।
दूसरा जो होता है एस तरंग है, इसकी जो कंपन करने की दिशा जो होती है पानी की तरह होती है। पानी में कभी ढेला मारे हैं? क्या होता है उसमें? वेव होता है, ऐसे करके वेव होता है, ऐसे करके वेव होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके वेव की तरह, जैसे सांप जैसे चल रहा है ना, वैसे वेव की तरह चलता है। सबसे अधिक आपका एल तरंग नुकसान करेगा। हाँ, क्यों करेगा भी समझाएंगे। अभी सिर्फ आपको चलने का स्पीड देखिए, ये कैसे चलता है समांतर, ये कैसे चलता है जैसे पानी का वेव चलता है ऐसे चलता है, और ये भी चलता है पानी के वेव की तरह ही चलता है। कौन? एल तरंग। दोनों चलता है वैसे ही ये चलता है समांतर, तो इससे नुकसान कम होगा, इससे नुकसान क्या होगा? उससे अधिक होगा। और इसका जो होता है स्पीड क्या होता है? कम होता है। अब खुद सोचिए, ये चलेगा ऐसे लेकिन स्पीड होगा कम, आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा कम पहुंचाएगा? ज्यादा पहुंचाएगा। आराम से जो रहेगा सतह के ऊपर जो रहेगा उसको हिला हिला के चलेगा ना। जितना अधिक हिलाएगा उतना अधिक नुकसान होगा। इसका स्पीड कम है तो जैसे मान लीजिए कोई आपके बगल से खूब स्पीड में निकल गया, आपको पता नहीं चलेगा, हल्का सा अनुभव होगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन आराम से आएगा, आराम से ऐसे करके झुलाएगा आपको, नुकसान ज्यादा होगा ना। तो ज्यादा नुकसान किससे होता है? एल तरंग से। किससे होता है? एल तरंग से, क्योंकि इसका स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कम, स्पीड होता है कम, लेकिन गति करने की दिशा जो होती है कैसी होती है? अनुप्रस्थ। इसीलिए खतरा होता है सबसे ज्यादा। अब यहाँ से वो क्वेश्चन आएगा, सबसे अधिक खतरा किस तरंग से होता है? एल तरंग से। एल तरंग तभी आएगा जब आप लोग का क्या बोलते हैं भूकंप बहुत तगड़ा होगा। तब भूकंप अगर बहुत तगड़ा होगा तो मान लीजिए तब यहाँ से इसका स्पीड, भूकंप तगड़ा का मतलब कौन चीज? स्पीड ज्यादा। जब स्पीड ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा? यहाँ पे पी तरंग भी आएगा, एस तरंग भी आएगा और एल भी आएगा। अगर एल आपके पास पहुंच गया इसका मतलब भूकंप क्या हुआ? बहुत तगड़ा होगा, भूकंप अधिक तगड़ा होगा। लेकिन खाली पी आके रह गया, खाली पी आके रह गया जिसका मतलब भूकंप बहुत हल्का हुआ होगा। लेकिन पी भी आया, एस भी आया तो कुछ ज्यादा होगा। लेकिन तीनों पहुंच जाएगा तब बहुत तगड़ा था। आप याद कीजिए नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था ना, काठमांडू में, वहाँ 3 बार भूकंप आया था। मतलब पी भी आया था, एस भी आया था, एल भी आया था। अगर तीनों पहुंच गया तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अपना पास जो आया था, एक बार आया था 1 गो, लेकिन एक बार आया था 2 गो आया था ना। इसका कारण क्या है? हम लोग बहुत दूर में है, हम लोग नेपाल में आया था लेकिन हम लोग हैं उससे क्या, नेपाल से नजदीक दूर में है, कुछ दूरी पे है, उतना नजदीक भी नहीं है, कुछ दूरी पे है। अब मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे इसका केंद्र है, अधिक केंद्र है, जैसे ये मान लीजिए नेपाल है और यहाँ पे इसका अधिक केंद्र है, और हम लोग मान लीजिए बिहार इधर है, यहाँ बिहार में है। अब सतही तरंग जो है आपका एल तरंग, नुकसान सबसे अधिक कौन पहुंचाएगा? एल तरंग। एल तरंग सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा, ये रहेगा। अब यहाँ से इसका स्पीड कम होता है, जिसका स्पीड कम होगा वो दूर तक जाएगा कि तनिए दूर तक जाएगा? तनिए दूर तक जाएगा। इसीलिए ये नुकसान यहीं तक रह गया, बगले तक रह गया, इतने दूर तक। अगर इसी का केंद्र अगर बिहार में कहीं रहता तो नुकसान ज्यादा कहाँ होता? बिहार में होता। समझ में आया? तीनों पॉइंट, पी, एस और एल। एल तरंग, इसको देखिए, इसका नाम है सतही तरंग, ठीक है, लेकिन एल तरंग इसलिए कहते हैं कि इसे खोज किया था सतही तरंग का, इसका खोज वैज्ञानिक का नाम था लव, क्या नाम था? लव। इसीलिए उसके नाम पे इसका नाम रखा गया कौन तरंग? एल तरंग, या फिर इसको लव तरंग भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें और कोई क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं। ये हो ही गया। तो कितने तरह का तरंग उत्पन्न होता है? 3 तरह का, पी, एस और एल। पी हुआ प्राइमरी, सबसे पहले कौन आता है? प्राइमरी। कोई किस में गमन करता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में गमन करता है। उसके बाद सेकेंडरी कहाँ करता है? ठोस। उसके बाद एल कहाँ करता है? सतह पर। अब समझिए, आपको क्वेश्चन है, जैसे ये आपका केंद्र है, सॉरी यहाँ पे आपका केंद्र है भूकंप का केंद्र, ये केंद्र है भूकंप का, और ये आपका पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी केंद्र का मतलब पृथ्वी के बीच का भाग, पृथ्वी के बीच का भाग, अंदर की बाहर, ये अंदर की बात कर रहे हैं, ये अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग उस दिन देखे थे कि पृथ्वी का व्यास कितना है, सॉरी त्रिज्या कितना है? 63, इसका निकाले थे 12,740 व्यास।
अब देखिए, अब यहाँ इसका यहाँ आपको बोलेंगे पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र के पास पहुँचने वाली तरंग को, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलो ना, वो बाद में एडिट कर देंगे। हाँ कटिया लखा दे रहा है तो उसको ठीक करो। बहुत देर से लखा दे रही थी तो उसको जूम करना पड़ेगा उस टाइम। अच्छा ठीक है, आइए क्या बोले, पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र यहाँ पे है और भूकंप केंद्र कहाँ है, यहाँ पे है। अब यहाँ से 3 गो तरंग निकला, पी, एस और एल। अब बताइए ऐसा कौन सा तरंग है जो केंद्र के पास जाएगा, केंद्र पी जाएगा। स्वाभाविक उसका स्पीड ज्यादा है, कौन जाएगा, पी जाएगा। तो ये केंद्र के पास एक ही तरंग जाता है, उसका नाम क्या है, पी। अब ये तरंग जाने के बाद यहाँ पे आगे आने के बाद ये हल्का सा अपना रास्ता बदल देता है। रास्ता क्या करता है, बदल देता है, क्योंकि इसका स्पीड धीरे धीरे क्या होता है, कम जाता है, इसका ये बदल जाता है। यहाँ से ये आया, ये भी अपना स्पीड क्या कर दिया, बदल दिया, बदल दिया। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि 34 किलोमीटर के बाद ये एरिया, मान लीजिए 34, यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर हुआ, 34। इसके बाद का जो एरिया स्टार्ट होता है वो मेंटल का होता है ना। तो इसके बाद का जो एरिया होगा मेंटल होगा, और यहाँ बाद जो होगा मैग्मा मिलेगा, छोटा मिलेगा मैग्मा। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे द्रव मिलेगा, मिलेगा ना। और उसके बाद इधर क्या मिलेगा, मैग्मा मिलेगा। मैग्मा कौन अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। अब यहाँ से पी तरंग तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल जाता है। तो पी तरंग तो यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद अपना रास्ता क्या किया, बदल दिया। उसके बाद यहाँ से एस तरंग भी आया, कौन तरंग, एस तरंग। लेकिन यहाँ तक तो आया, जैसे ये द्रव मिला, द्रव में एस तरंग जाता है, अभी जस्ट है कि द्रव में एस तरंग नहीं जाता है। तो ये यहाँ से क्या आता है, इधर चलाता है, चलाया। अब जो एल तरंग है वो इधर आएगा, नहीं आएगा। एल तरंग तो हम जानते सतही तरंग है, वो तो ऊपर जाता है, उसको नीचे से कोई मतलब नहीं। अब देखिए इतना वो एरिया जो है, इस एरिया में भूकंप का अनुभव कभी नहीं होता है। कितना हार्ड भूकंप आ जाए, यहाँ पे ना पी तरंग पहुँचता है, ना एस तरंग पहुँचता है, ना ही एल तरंग पहुँचता है। इसको बोलते हैं शैडो एरिया, छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का छाया क्षेत्र। तो पृथ्वी का छाया क्षेत्र कितना किलोमीटर का होता है, 5000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। तो पृथ्वी के अंदर का सबसे अंतिम का 5000 जो होगा ना, सबसे अंतिम का 5000, वहाँ पे कोई तरंग नहीं जाता है, ना ही पी, ना ही एस, ना ही एल। ठीक है। अगर पी तरंग का हाईएस्ट जहाँ तक जा सकता है वो जा सकता है 11000। पी तरंग हाईएस्ट कितना जा सकता है, 11000 किलोमीटर। अगर आपको पूछेंगे छाया क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है, 5000 किलोमीटर। कितना होता है, 5000। अब ये हुआ पृथ्वी के अंदर की बात, पृथ्वी के अंदर की बात। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, तो दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट अब थोड़ा सा 2 एक्स्ट्रा बात समझते हैं। भूकंप का जो अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान के अंदर भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूकंप का अध्ययन। तो भूकंप के अध्ययन करने वाले किताब का अलग नाम दीजिए, उसका नाम क्या है, सिस्मोलॉजी। ठीक है। और भूकंप के मापते हैं जिस यंत्र से मापते हैं, जिस यंत्र से मापते हैं, मशीन। भूकंप को जिस मशीन से मापते हैं, जिस यंत्र से मापते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। इस बात को समझिएगा। यहाँ आपको कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा कि इसका आंसर मारिएगा रिएक्टर। ठीक है। अगर आपको बोलेगा भूकंप को मापने वाले यंत्र, अगर यंत्र बोला है ना तो उसका आंसर आप क्या मारिएगा, सिस्मोग्राफ। अब देखिए रिएक्टर क्या होता है। जैसे लंबाई का मात्रा कौन चीज में मापते हैं हम लोग, मीटर में। लंबाई कौन चीज मापते हैं, मीटर में। उसी प्रकार से भूकंप को हम लोग मापते हैं रिएक्टर में। भूकंप मापने वाला यंत्र अगर पूछेगा भूकंप किस यंत्र से मापते हैं, तो मशीन हमारा है सिस्मोग्राफ। लेकिन भूकंप को किस में मापते हैं, रिएक्टर में। तो लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। उसी प्रकार भूकंप को किस में मापते हैं, रिएक्टर में। दोनों बात समझे। अगर आप बोले सिस्मोग्राफ कब होगा, जब मशीन के बारे में पूछेगा तो सिस्मोग्राफ, किस में मापते हैं पूछेगा तो रिएक्टर। रिएक्टर क्या हुआ, भूकंप की तीव्रता जिसमें मापते हैं ना उसे कहते हैं रिएक्टर। रिएक्टर में कहाँ से कितना, कहाँ से कहाँ तक का मान होता है, रिएक्टर स्केल होता है ना, उसमें माप कहाँ से कहाँ तक होता है,
जीरो से नहीं होता, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक। रिएक्टर स्केल मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से 9 तक होता है। जब भूकंप आया और उसका स्पीड 3 तक रहा तो रिएक्टर कहाँ तक हुआ? 3 रिएक्टर का भूकंप अगर आता है ना तो उसको कहते हैं नॉर्मल भूकंप। क्या कहते हैं? नॉर्मल भूकंप। और 6.5 रिएक्टर से 6.2 रिएक्टर से जैसे अधिक हो जाता है तो वो होता है अत्यधिक विनाशकारी। हाँ, 6.2 से जैसे अधिक हो गया तो होता है अधिक विनाशकारी। 3 तक रहा तो नॉर्मल, 3 तक रहा तो नॉर्मल। और रिएक्टर पर जो मान होता है जैसे 1, 2, 3, 1, उसके बाद 1 के बाद जो 1 होता है ना, ये पिछले से 10 गुना ज्यादा अधिक होता है। कितना गुना? 10 गुना। अगर यहाँ किसी का रिएक्टर स्केल कहीं पे आया, भूकंप की तीव्रता 1 मापी गई है, कहीं पे 2 मापी गई है, तो इसका मतलब इससे 10 गुना भूकंप कहाँ आया? जहाँ पे 2 मापा गया। ठीक है, तो कहीं पे 1 आया और कहीं पे 7 आया है, यहाँ पे कितना गुना अधिक होगा? 70 गुना अधिक। कितना गुना अधिक? 70 गुना अधिक। ये आपका भूकंप का टॉपिक खत्म हो गया। भूकंप में इससे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कहाँ पे? ये हुआ कि जहाँ पे प्लेट टकराया अंदर में, जहाँ पहली बार अंदर में भूकंप आया, जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं और इसी के अंदर में कोई जगह होगा जहाँ पे घटना होगा अंदर में, तो अंदर में पृथ्वी के अंदर में जहाँ पे घटना होगा उसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। और उसको जहाँ घटना हुआ उसके बाद उस तरंग वहाँ से चलना स्टार्ट किया, धरती पर पहला जगह पर जहाँ झटका आया उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ये हुआ गया केंद्र, ये हो गया अधिकेंद्र। ये जो केंद्र हम बोल रहे हैं ना, ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या केंद्र है? पृथ्वी का केंद्र। केंद्र में क्या होता है? बीच का भाग। किसी गोले के बीच के भाग को केंद्र कहते हैं, जहाँ से उसकी त्रिज्या क्या होती है? हर जगह क्या होती है? समान होती है। ये हो गया गोल, ये पृथ्वी गोल है तो इसका बीच का क्या है? बीच का केंद्र है। अब यहाँ से जो तरंग चलता है, 3 तरंग चलता है, पी, एस और एन। पी सब में जा सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में। तो पी तो सब जगह जाएगा, उसका स्पीड भी सबसे अधिक होता है। अगर हम बोलेंगे पृथ्वी के केंद्र के पास पहुंचने वाले तरंग का नाम क्या है? पी तरंग। ठीक है, और कहाँ दिक्कत? छाया क्षेत्र मतलब ये भाग है। देखिए, ये यहाँ से आके ये इधर मुड़ गया और ये इधर मुड़ गया, और यहाँ से पी तरंग था है ना, एस तरंग तो आइडिया से मुड़ गया। इतना जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, इस एरिया में कोई तरंग पहुंचा नहीं। जब कोई तरंगे नहीं पहुंचा वहाँ पे तो वहाँ कंपन होगा नहीं। जब वहाँ पे कंपन ही नहीं होगा तो वहाँ भूकंप आएगा? तो ये जो एरिया है इसमें कभी भूकंप नहीं आता। इस एरिया में कभी भूकंप नहीं आता। और ये कितना एरिया की लंबाई कितनी है? 5000 किलोमीटर। इसीलिए इसको कहते हैं छाया क्षेत्र। ये भूकंप से बचा हुआ रहता है, भूकंप से बचा हुआ रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र। ठीक है। जब भूकंप की तरंग में 2 प्रकार का गुण होता है। ठीक है, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन, जैसे अपवर्तन पढ़े ना। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन का गुण। अपवर्तन माने क्या होगा? जा रहा था और हल्का रास्ता मोड़ दिया, जा रहा था और रास्ता मोड़ दिया, इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। एक होता है जा रहा था टकरा के फिर लौट गया, इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो प्रकाश के तरंग में दोनों गुण होता है। सॉरी, प्रकाश तरंग नहीं, भूकंप के तरंग में दोनों गुण होता है, परावर्तन का भी, अपवर्तन का भी। अगर बोलेगा भूकंप के तरंग में किस प्रकार का गुण होता है? अपवर्तन का, परावर्तन का, दोनों का, किसी का नहीं। ठीक है, रोक दीजिए।